तो हम लोग बेइज थ्योरम कर रहे थे। तो बेइज थ्योरम के कुछ लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो स्टार्ट कर देते हैं। फिर और कोई आएगा ज्वाइन करेगा। क्वेश्चन साइज में लेंदी होते हैं बेइज थ्योरम के क्वेश्चन। तो ये है आज का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 12, जहां भी लिख रहे हो वहां एक्सरसाइज 12 डाल दीजिए। रैपिडेक्स की एक्सरसाइज 12 और रिवीजन वर्क है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 काफी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। ये बीएससी में भी एक बार आया था, बीएससी के कोर्स में भी है, यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में ना कोर्स में बीएससी में भी है ये। तो सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई, इफ शी गेट्स 5 और 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. If she gets 1, 2, 3 or 4, she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. If she obtained exactly 1 head, ये इवेंट जो हैपन हो गई, उसे ए से डिनोट करते हैं। Let A be the event that she obtained exactly 1 head. She gets exactly 1 head. जो इवेंट हैपन हो गई उसे हम लोग ए से डिनोट करते आए और इसे भी हम ए से डिनोट कर देते हैं। What is the probability that she threw 1, 2, 3 और 4 with die? जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी वो ई इवेंट होती है। ई 1, 2, 3, 4 with die। तो E1 बोलो, she throws 1, 2, 3 और 4, क्योंकि डाई एक ही है और एक डाई को इसने एक बार टॉस किया है, तो 1 आ गया तो 2 नहीं आएगा, 2 आ गया तो 3 नहीं आएगा। एनी इवेंट्स हैं ये, आपस में 1, 2, 3, 4 में से कोई एक ही अपीयर होगा। तो E2 इज द इवेंट, शी थ्रोज 5 और 6। इस तरह से प्रॉब्लम आपकी काफी फॉर्म हो गई। E1, E2 और ए डिफाइन हो गई। और बिगिनिंग अभी दोबारा से रीड करूंगा, देखे रहना। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। इन्होंने जो डिमांड की है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नोइंग दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये इनकी डिमांड है। और जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो वो फार्मूला P E1 की डिमांड करेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब she throws 1, 2, 3 और 4। तो ये अपना 4/6 2/3 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और 6, ये आ जाएगा 2/6 जो कि 1/3। इसके बाद आपके सॉल्यूशन की कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स है। जब करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की जरूरत पड़ेगी। इसको ध्यान से सुनना समझना है। पहली चीज तो ये A/E1 का मीनिंग क्या है। A/E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोइंग दैट E1 हैज हैपेंड। ए का मतलब she gets exactly 1 head. She gets exactly 1 head. कब? knowing that E1 has happened. ये जानने के बाद कि E1 happen हो गया। ठीक है। given that she threw
1 2 3 और 4, 1 2 3 4 आ चुका है। इसके बाद एग्जैक्टली 1 हेड आने का चांस चाहिए, आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब क्वेश्चन में जाके देखिए कि 1 2 3 4 जब उसने थ्रो किया तो हेड कैसे आएगा। क्वेश्चन में जाके यहां पर रीड करते हैं, इस जगह पर रीड करें, इफ शी थ्रोज 1 2 3 4 शी टॉसेज ए कॉइन वंस। 1 2 3 4 में से कोई मिल गया तो इस गर्ल ने कॉइन को एक बार टॉस किया, तो इसमें क्या हुआ, शी गेट्स एग्जैक्टली 1 हेड गिवन दैट शी थ्रू 1 2 3 4। 1 2 3 4 की ट्रांसलेशन है कि 1 2 3 4 में से कोई आने के बाद ना इसने 1 कॉइन को टॉस किया। इसमें लिखा है शी, इफ शी गेट्स 1 2 3 4 शी टॉसेज ए कॉइन वंस। इस केस में उसने कॉइन को एक बार ही टॉस किया है, तो शी गेट्स 1 हेड इन 1 टॉस ऑफ कॉइन। 1 2 3 4 का मतलब है शी टॉसेज कॉइन वंस। इस क्वेश्चन में ट्रांसलेटरी प्रॉब्लम है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन को उसको नहीं कर सकते, उसको ऐसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब जब 1 कॉइन थ्रो किया तो उसमें हेड आने का चांस 1/2। अब हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। प्रोबेबिलिटी A मीन्स she gets 1 head, exactly 1 head, knowing that, given that E2 has happened। E2 का मतलब she threw 5 और 6, she throws 5 और 6, 5 6 आने के बाद हेड आने का चांस क्या है। अब क्वेश्चन में 5 6 का मीनिंग लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है, इफ शी गेट्स 5 और 6 शी थ्रोज कॉइन 3 टाइम्स। 5 6 का मतलब यह है कि कॉइन, शी थ्रोज कॉइन 3 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी शी गेट्स 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड इन 3 थ्रोज ऑफ ए कॉइन। 5 6 का मतलब है 3 थ्रोज ऑफ कॉइन। कॉइन के 3 थ्रोज में 1 हेड आने का चांस। अब 3 थ्रोज में 8 आउटकम्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो उसमें से 1 हेड आता है HTT में, THT और TTH में। ये आउटकम्स हैं जिसमें एग्जैक्टली 1 हेड आता है, टोटल आउटकम्स 8 होते हैं। तो दिस इज 3/8। इस मटेरियल में कहीं डाउट हो तो पूछो बेटा, क्योंकि मेन जो मेजर सॉल्यूशन है वो यही है। फार्मूला लिखूंगा, फार्मूले में वैल्यू पुट होके आंसर इजीली आ जाता है। मेन वर्क ये है, इसमें कहीं प्रॉब्लम लगी हो तो और डिस्कस करा लो। Clear, sir. Okay, so we go for writing probability of E1 by A. Probability of numerator into probability of reciprocal of this material A by E1। उसके बाद उसे ना नीचे कॉपी कर दो, PE1 PA by E1 प्लस E1 रिप्लेस बाय E2 PE2 PA by E2। और वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं, वैसे तो ये आपका काम रह गया, इसमें सारा कुछ अवेलेबल है। PE1 2/3 अभी हमने निकाला था, ये 1/2 2/3 1/2 प्लस PE2 निकला हुआ 1/3 PA by E2 निकला हुआ 3/8। और बहुत इजीली ऑब्टेनेबल है, कोई खास हैवी कैलकुलेशन तो मालूम नहीं पड़ती।
3 2 जा 6, ये 6, ये 6 और ये यहाँ पे 4 लिख दो तो 6 सब जगह से डिलीट हो गया। थोड़ा सा वर्क ये रह गया 2/2 प्लस 3/4 और 4 2 जा 8 कर दूं और नीचे 8 प्लस 3 11, तो 8/11 इसका आंसर आ। नाउ वी रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं। क्वेश्चन के साइज लेंथी होते हैं, ये तो ये देखिए एडवांस में लिख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन भी समझा पा रहा हूं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बोर्ड पे लिखो तो सारे क्वेश्चन में बोर्ड ही कवर हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कैन बी ऑब्जर्व नाउ। देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स है अवेलेबल। चलो कॉइन हमने वैसे बना दिए 3 कॉइन्स। वन इज 2 हेडेड कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस। एक ऐसा जिसके दोनों फेस पर हेड है, ये 2 हेडेड कॉइन है। 2 हेडेड कॉइन, हेड और उधर भी हेड है। अनदर इज ए बाइज्ड कॉइन, जो सेकंड कॉइन है बाइज्ड डिफेक्टिव कॉइन है। फर्स्ट भी फेयर तो फर्स्ट भी नहीं है, 2 हेडेड कॉइन है। फिर फर्स्ट 2 हेडेड उन्होंने अलग बोला हुआ है। अनदर इज डिफेक्टिव कॉइन दैट कम्स अप हेड्स 75% ऑफ द टाइम्स। इसमें हेड और टेल दोनों है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इसमें 75%, 75/100, 3/4 है। और एज ए रिजल्ट इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/4 है, जरूरत पड़े तो। अच्छा यहां भी मैं बता दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल यहां पर 0 है। क्यों? क्योंकि इसमें टेल एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 2/2, 2 फेवरेबल आउट ऑफ 2 आउटकम्स। क्वेश्चन आगे रीड करें। थर्ड इज ऑल्सो बाइज्ड, जो थर्ड कॉइन है वो भी डिफेक्टिव है। दैट कम्स अप टेल्स 40% ऑफ द टाइम्स। इसमें जो टेल है वो 40% आती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 40%, 40/100, 2/5, 4/10, 2/5। यस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की जरूरत पड़ जाए तो 3/5 है इसमें, 60%। अब क्वेश्चन को आगे रीड करें। वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड टॉस्ड। ये जो 3 कॉइन्स सामने पड़े हुए, इनमें कोई एक कॉइन को सिलेक्ट किया गया और टॉस कर दिया गया। तो 3 कॉइन में से जब 1 सिलेक्शन करोगे, अगर सिलेक्शन की जरूरत पड़े तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच कॉइन इज 1/3। 3 में से एक सिलेक्ट किया कोई भी, तो सिलेक्शन ऑफ कॉइन 1/3 प्रोबेबिलिटी के साथ है। आगे रीड करो। टॉस कर दिया, इट शोज हेड। यही ए इवेंट है। जो इवेंट हैपन हो गई उसे हम लोग ए इवेंट बोला करते हैं। तो कॉइन शोज हेड, लेट ए बी द इवेंट, कॉइन शोज हेड। कॉइन हेड शो कर दिया। What is the probability that it was the 2-headed coin? अब इसने क्वेश्चन में आपसे जो डिमांड कर दी वो ई इवेंट होती है। तो इसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज 2-headed coin। तो E1 इज द इवेंट, 2-headed coin इज सिलेक्टेड, फर्स्ट कॉइन इज सिलेक्टेड, 2-headed coin is selected। E2 is the event कि second coin is selected, second coin is selected। E3 is the event कि third coin is selected। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो बेटा, फिर मैं आगे चलूं। रिस्पॉन्ड करें। Clear, sir. ठीक है। तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 is equal to probability of E2 equal to probability of E3. All three coins are equally likely to be selected. So probability of each is 1/3. तीनों coins की probability 1/3 each बनती है। और इन्होंने probability of E1 मांगी हुई है, probability of E1 divided by A, knowing that A has already happened, और इनकी डिमांड है। और हम लोग probability of A by E1 निकालेंगे। A by E1, A by E2, A by E3 की जरूरत पड़ती है, आपको पता है। तो A by E1 का मीनिंग क्या है? A का मतलब coin shows head, A का मतलब है coin shows head। Knowing that E1 has happened, given that two-headed coin is selected, two-headed coin is selected, given that two-headed coin is selected। ठीक, two-headed coin के select होने के बाद head आने का चांस 1 है। two-headed coin सेलेक्ट किया ये वाला, तो उसके बाद हेड आने का चांस 1 है। two-headed coin सेलेक्ट हो चुका है, ये पता है। इसके बाद उस two-headed coin को थ्रो किया तो हेड आने का चांस 1 आया। श्योर 100% इवेंट है ये। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, ऐसे तीनों भी निकालने पड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, coin shows head, given that E2 has happened, given that E2 का मतलब second coin is selected, second coin select होने के बाद head का चांस, head का चांस, second coin select होने के बाद head का चांस है 3/4। 3/4। यस, 3/4। और अब टेल का चांस देखता हूं। हेड का चांस है, अच्छा A by E3 देखते हैं। टेल का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। A by E3 का मतलब ये है। A का मतलब हेड अगेन, टेल तो है नहीं इनमें किसी में भी। गिवन दैट थर्ड कॉइन इज सिलेक्टेड, थर्ड कॉइन हमारे हाथ में आ गया और उसके बाद हेड आने का चांस क्या है? हेड, गिवन दैट थर्ड कॉइन इज सिलेक्टेड, हमारे हाथ में थर्ड कॉइन आ गया और थर्ड कॉइन में हेड आने का चांस क्वेश्चन के टाइम पर, यस 3/5 हमने यहां पर लिखा था और बताया था। वी विल राइट द सेम थिंग हियर, 3/5। विद दिस मटेरियल इन हैंड वी कैन गो फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A can be written as probability of numerator into probability of reciprocal of this material A by E1। इसको नीचे कॉपी करें, PE1 PA by E1 प्लस PE2 PA by E2 PE3 PA by E3। और जो वैल्यूज ऊपर वाली वो पुट करके आंसर लें। आंसर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता ये कैलकुलेशन। P1 है 1/3, ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस होते हैं। नीचे 1/3 into 1 प्लस P2 1/3, PA by E2 3/4, P3 1/3, अगला आ गया 3/5। बहुत ही आसान कैलकुलेशन। एक तो वो 3 तो कट हो गया, ये देखो 3 थ्रो आउट कट हो गया। फिर छोटी छोटी कैलकुलेशंस बचती हैं उसमें। 1 ठीक है, 5 4 जा 20, एलसीएम 20 प्लस 3 प्लस 3, दिस इज 20/26। और वो उसे बोल सकते हैं 10/13 इज द आंसर। और इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। लेंदी सा दिख रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हमने
और लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 फेमस पैटर्न है ये आ जाए या इस टाइप का, ये खुद तो आया हुआ है लेकिन इस टाइप का भी कई बार आ जाता है। तो क्वेश्चन को अभी रीड करते हैं फिर समझाता हूँ क्या है ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन कैसे। मेन जो कोर्स है उसमें ये सब क्वेश्चंस आपने पहले किए भी हैं, कि रिवीजन कोर्स हो रही है तो रिवीजन में रिवीजन की तरह किया जाएगा। देखिए इसको रीड किया जाए। In answering a question on MCQ test with 4 choices per question, a student knows the answer. स्टूडेंट को या तो नॉलेज है या गैस वर्क करता है या कॉपी द आंसर। आइदर स्टूडेंट नोज द आंसर और गैसेज द आंसर और कॉपी द आंसर। Let half be the probability that he knows the answer. 1/4 is the probability that he guesses the answer and 1/4 that he copies it. सबकी probability दी हुई है, ठीक है। Assuming that a student who copies the answer will be correct with the probability 3/4. What is the probability that student knows the answer? इसने क्वेश्चन ने यहां पर पूछा आके कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। नॉलेज होना ये इवन इवेंट है। पहले नोइंग आ गया, फिर आ गया गैस वर्क, फिर आ गया कॉपी। तो E1 इज द इवेंट ही नोज द आंसर, E2 इज द इवेंट ही गैसेज द आंसर, E3 इज द इवेंट ही कॉपी द आंसर। 3 थिंग्स हैं, E1 E2 E3। आप यहां पर आगे जब पता लगा ना कि उसने नोज द आंसर ये पूछा है तो इसी को आप E1 अज्यूम करो। फिर आगे की बात करता हूं। लेट E1 बी द इवेंट ही नोज द आंसर। अभी देखो क्वेश्चन खुलने लग जाएगा आराम से। ये बेज थ्योरम का क्वेश्चन लास्ट से जाके ये ओपन होता है, धीरे धीरे पता लगता है लिखा क्या है। ही नोज द आंसर, E2 is the event, he guesses the answer. E3 is the event, he copies the answer. जैसे ही नॉलेज का पता लगा वैसे हमने E1 E2 E3 सारे भी डिफाइन कर दिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन आगे वहीं पे और आगे रीड करना है। लास्ट में what is the probability that student knows the answer given that he answered it correctly? ये answer is correct, he answered it correctly। ये A इवेंट है जो given है, जो इवेंट हैपन हो चुकी उसे हम लोग A इवेंट अज्यूम करते आए हैं। तो given that he answered it correctly, तो A इवेंट अज्यूम करता हूं। A is the event he answered correctly। और इनकी डिमांड है, हम लोगों ने देख लिया E1/A की डिमांड है, जिसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, A/E1, A/E2, A/E3 सबकी नीड पड़ती है, जरूरत होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट ही नोज द आंसर, इसमें सर्च करते हैं, इसमें नोट्स, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो यहां पे सर्च करो। लेट हाफ बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। हाफ इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। ये देखो P1 हाफ हो गया, PE2 देखता हूं, ही नोज द आंसर। 1/4 is the probability that he guesses the answer। ये लिखा है 1/4 is the probability that he guesses the answer। probability of E2 is 1/4, probability of E3 1/4 that he copies it। तो कॉपिंग का जो probability वो 1/4 है। assuming that a student who copies the answer will be correct with the probability 3/4। probability
ऑफ करेक्ट आंसर। देखो इधर सुनो, अज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु कॉपीज द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर कहते हैं ए को, गिवन दैट ही कॉपीज है E3, ये A/E3 दिया हुआ है 3/4, वेरी इंपॉर्टेंट। ये A/3 पहली बार किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो लैंग्वेज को देखें और इसे समझने की एफर्ट करें। अज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु कॉपी द आंसर, ये स्टूडेंट है वो जो आंसर को कॉपी करता है, दैट स्टूडेंट विल बी करेक्ट विद द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट नोइंग दैट ही कॉपीड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर नोइंग दैट ही कॉपीड E3 फॉर कॉपीइंग है, इज 3/4। तो इस सेंटेंस को मैंने 2 बार एक्सप्लेन किया, बाकी आप दोबारा अगेन रीड करके और थोड़ा सा देखना दोबारा, ठीक है ना। कन्विंस योरसेल्फ दैट थिंग इज ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। सारा क्वेश्चन अब यहाँ इधर आ गया। अब इसमें से और बातें देखता हूं क्या क्या है। E1 E2 E3 आ गया, A/E3 आ गया, लेकिन अभी तक प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 हमें चाहिए और उसका कोई अता पता नहीं है। तो A/E1 का हम पता करते हैं। A मीन्स ही आंसर्ड करेक्टली, करेक्ट आंसर, given that E1 has happened, probability of occurrence correct answer, knowing that, given that he knows the answer, given that he knows the answer। बताओगे बेटे, उसको आंसर की नॉलेज है और उसके बाद करेक्ट होने का चांस 100% 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर गिवन दैट ही नोज द आंसर, नॉलेज होने के बाद करेक्ट आंसर का चांस 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, A का मतलब है करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर गिवन दैट E2 एज हैपेंड। E2 का मतलब ही गैसेज आंसर। गैसवर्क करके और आंसर करेक्ट हो गया गैसवर्क करके। इस चीज के लिए आपको क्वेश्चन पर दोबारा जाना पड़ेगा। क्वेश्चन की बिगिनिंग को रीड करें। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन MCQ टेस्ट विद 4 चॉइसेस पर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था और उसमें 4 चॉइसेस थी। एक क्वेश्चन था और उसमें 4 चॉइसेस थी, ABCD, और इसको आंसर पता नहीं था बच्चे को। तो उसने क्या करना है, गैस वर्क करना है। तो करेक्ट होने का चांस कितना बनेगा बताओगे बेटे? 1/4। यस, 1/4 विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट। तो A/E2 आपका तैयार हो गया। A/E3 उसने लैंग्वेज में क्वेश्चन में ही दे दिया था। अब आपके सारे कंपोनेंट्स रेडी हो गए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, you can write effectively, write the formula P1P, रेसिप्रोकल ऑफ दिस A/E1, डिनोमिनेटर हो गया P1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 PE3 PA/E3, और सारी वैल्यू छोटी छोटी वैल्यूज हैं। मैं चाहता हूं कि इसे अब आप कैलकुलेट करना, 1-2 मिनट का काम है, हो जाता है। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये तो लेंदी तो होते ही हैं, ये देखो काफी लेंदी सा लिखा हुआ है, लेकिन हार्ड नहीं होते, लेंदी होते हैं, दे आर नॉट डिफिकल्ट। अभी देखो करके देता हूं। क्वेश्चन रीड करते हैं फिर सॉल्यूशन करेंगे।
assume that chance of a patient having heart attack is 40%. बिगिनिंग में ज्यादा उसकी एनालिसिस नहीं करनी, एग्जाम में भी बिगिनिंग में तो आप एंड पे पहुंचिए, एंड में पता लगाइए ई इवेंट कौन सी है और ए इवेंट कौन सी है सभी क्वेश्चंस में। बिगिनिंग में बस रीड करते चलिए थोड़ा थोड़ा। तो assuming that meditation and yoga course reduces the risk of heart attack by 30% and prescription of certain drug reduces its chance by 25%. At a time, a patient can choose any one of the two options with equal probability. It is given that after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack. ये इवेंट हैपन हो गई कि पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया। यहां से आपका क्वेश्चन ओपन होगा। जो बिगिनिंग में जल्दी जल्दी रीड किया वो एक एक करके अभी आपको उसकी एनालिसिस देंगे। सभी क्वेश्चंस में पहले मैं ए सर्च किया करता हूं कि ए इवेंट कहां है। तो गिवन दैट, यहां पे इट इज गिवन दैट after going through one of the two options, the patient selected at random suffers a heart attack. उस पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया जिसको हमने सेलेक्ट किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। ये जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी वो ई इवेंट है। सफिक्स देख के लगा दूंगा कौन सा सफिक्स लगना है। और हार्ट अटैक आ गया, ये ए इवेंट है। तो let A be the event patient suffered heart attack. उसको हार्ट अटैक आ गया, ये इवेंट हैपन हो गई। और E1 E2 वो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी वो E1 होगा, नहीं तो E2 वहां पे। प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। अब आप बिगिनिंग में चलिए क्वेश्चन में। अज्यूमिंग दैट मेडिटेशन एंड योगा कोर्स पहले आया और प्रेस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग बाद में आया। तो पहले वाली इवेंट को E1 ले लीजिए और ड्रग वाली इवेंट को E2 ले लीजिए। E1 कि पेशेंट फॉलोड योगा कोर्स, पेशेंट फॉलोड मेडिटेशन एंड योगा। पेशेंट ने मेडिटेशन किया और योगा किया। E2 इज द इवेंट पेशेंट फॉलोड मेडिकेशन, दवाई मेडिसिन ली उसने, ड्रग। फॉलोड सर्टेन ड्रग या मेडिकेशन लिख दो तो ठीक ही है, सर्टेन ड्रग। आपको जो निकालना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाई ए। निकालना तो ये है। अब इसके लिए कुछ जरूरत है, नीड्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? प्रोबेबिलिटी कि वो मेडिटेशन एंड योगा करेगा, इसका चांस इसमें कहीं लिखा होगा। इस सेंटेंस को रीड करें इसको। एट ए टाइम ए पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब वो अपना मेडिटेशन एंड योगा करेगा, इसका चांस है 1/2, और वो मेडिसिन लेगा, इसका चांस भी 1/2। दोनों का चांस 1/2 है। मेडिटेशन एंड योगा करेगा, उसका भी चांस 1/2 और इसका भी, दोनों का चांस 1/2। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वो ड्रग लेगा, उसका भी चांस 1/2। ठीक, आगे रीड करता हूं। हाँ, अब एक सेकंड, अब आपको जो पहले यहां लिख लेता हूं, जरूरत क्या है आपको? जरूरत है A/E1 की। फिर वो चीज सर्च करी जाती है उसमें, क्वेश्चन में वो चीज कहां लिखी है। प्रोबेबिलिटी ए का मतलब पेशेंट सफर्ड हार्ट अटैक। ए मींस हार्ट अटैक knowing that E1 has happened, knowing that, given that
पेशेंट फॉलोड मेडिटेशन एंड योगा, पेशेंट फॉलोड मेडिटेशन एंड योगा। मेडिटेशन फॉलो करने के बाद हार्ट अटैक आने का चांस, उसे कहते हैं A/E1। मेडिटेशन के बाद हार्ट अटैक का चांस। अब इधर देखिए, assuming that meditation and yoga course reduces the risk by 30%। मेडिटेशन एंड योगा किया तो हार्ट अटैक आने का चांस है 70% और हार्ट अटैक न आने का चांस है 30%। मतलब मेडिटेशन एंड योगा किया तो मेडिटेशन एंड योगा हार्ट अटैक के रिस्क को 30% कम कर देता है, लेकिन 70% रिस्क फिर भी रहती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक नोइंग दैट पेशेंट फॉलोड मेडिटेशन एंड योगा, मेडिटेशन एंड योगा कोर्स 30% रिडक्शन कर पाया तो 70% वो रिस्क पर अब भी रहा। तो ये 70/100 7/10 मेडिटेशन एंड योगा करने के बाद भी हार्ट अटैक का चांस 70% है, क्योंकि 30% रिस्क उससे रिड्यूस हो जाती है। A/E2 का मीनिंग समझिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A मीन्स हार्ट अटैक, probability of heart attack knowing that given that patient took medicines, took certain drug, कोई मेडिसिन ली उसने, उसके बाद हार्ट अटैक का चांस। तो वो देखते हैं एंड यहां रीड किया जाए, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग रिड्यूसेज इट्स चांस बाय 25%। ड्रग लिया, मेडिसिन ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट अटैक आएगा नहीं, उसने उसके चांस को 25% रिड्यूस किया। मतलब 75% चांस अब भी है कि हार्ट अटैक आ जाएगा। मतलब हार्ट अटैक का चांस 75% है। 75/100, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। और इस तरह से अब आपके सारी चीजें रेडी हो गई हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, द फार्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of reciprocal of this, that is A/E1। डिनोमिनेटर रिंशा आप बताओ बेटे, इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? So probability E1 into probability A of E1, A/E1 plus probability E2 into probability A/E2। यस, E1 रिप्लेस बाय E2 कर दिया जाए और E3 इसमें है नहीं, अगर होती तो PE3 PA/E3। ये जो वैल्यूज हैं बेटे आप यहां पुट करके कैलकुलेशन की छोटा सा माइनर कैलकुलेशन आंसर लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, इसमें ना अभी 2 क्वेश्चंस बचते हैं।